डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 44 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 45 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करें। आइए इस दास्तां का आगाज़ करते हैं। तो गोया आपकी मंजिल आ गई मियाँ। जी हाँ, मुझे यहीं उतरना है, मैंने धीमे लहजे में कहा। अमरीन के चेहरे पर हल्की सी मायूसी के आसार थे। उसे तवक्का रही होगी कि मैं उसके हुस्न के शहर में गिरफ्तार होकर इनके साथ ही चल पड़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। अच्छा मियाँ, खुदा तुम्हें खुश रखे, नूरजहां ने एक हल्की सी आह भर कर कहा। हम सखी सरवर के कस्बे में तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर वहां ना आ सको तो मुल्तान में तो कम अज कम हमारे गरीब खाने को जरूर रौनक बख्शना। हुसैन आगाही के इलाके में किसी भी तांगे या रिक्शे वाले से कहना कि तुम्हें नूरजहां के डेरे पर पहुंचा दे, वो तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएगा। नूरजहां के अल्फाज से ज्यादा पुरअसर इल्तिजा अमरीन की निगाहों में पोशीदा थी। मैं बस के अगले गेट की तरफ बढ़ गया। ट्रैक्टर फैक्ट्री के सामने बस पहुंचकर रुक गई। मैं बस से उतर गया। मेरे साथ एक दो मुसाफिर और भी उतर गए थे। बस फौरन ही आगे बढ़ गई। मुझे फैक्ट्री में तो जाना नहीं था, चुनाचे मैं सड़क पार करके सामने मौजूद दुकानों की जाने बढ़ा। ये दुकानें दरअसल खोखे थे। इन खोखों पर मुख्तलिफ अशिया फरोख्त हो रही थीं। मैंने तेज तेज कदमों से फैक्ट्री की चारदीवारी के साथ मगरिब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फैक्ट्री की चारदीवारी खत्म हो गई, लेकिन मैं मुसलसल आगे बढ़ता रहा। गैर हमवार बंजर इलाके में मेरे स्पोर्ट्स शूज मेरी बहुत मदद कर रहे थे। मेरी खुशियों की बनिस्बत ये काफ़ी आरामदेह थे। इस इलाके में बेशुमार खारदार झाड़ियों के छोटे बड़े झुंड थे। मेरी जीन्स की पतलून मुझे बड़े आराम से इन झाड़ियों के कांटों से बचाती चली गई। डेनिम के भारी भरकम कपड़े पर इन कांटों की खराशें बेअसर हो रही थी। काफ़ी फासला तय करने के बाद मैं ज़रा सांस दुरुस्त करने के लिए रुका। मैंने अपनी कमर के पास उड़सा हुआ पिस्तौल निकाला और उसे रुमाल से साफ करके अपनी पतलून के सामने वाले हिस्से में उड़स लिया। मैंने अपनी रफ्तार काफ़ी तेज़ कर ली। मैं चाहता था कि रात होने से पहले पहले सरदार बरकत अली की हवेली का तफसीली जायजा ले लूँ, ताकि इसकी रोशनी में अपनी हिकमत अमली मुरतब कर सकूं। मेरे ज़हन में यह बात भी पूरी तरह वाज़ेह थी कि पहले की बनिस्बत अब सरदार बरकत अली की हवेली में दाखिल होना ज़्यादा मुश्किल होगा। पिछली बार मेरे साथ फ़कीर बाबा था। उस वक्त तमाम तर हिकमत अमली उसके हाथ में थी। मेरा किरदार महज उसके मददगार का सा था। फ़कीर बाबा जैसे खमा सिफ्त हरफन मौला शख्स की अकल और हुनर के सामने हवेली वालों की तमाम तर हिफाजती तदाबीर थरी की थरी रह गई थी। मुझे याद था कि फ़कीर बाबा ने मामूली पटाखों की मदद से हवेली के मुसल्ला चौकीदार को चकरा कर रख दिया था और हम बासानी हवेली में घुसने में कामयाब हो गए थे। लेकिन मैं उस पारस सिर्फ हस्ती की मैयत से महरूम हो गया था। मैंने उसे इस मनहूस हवेली की तारीख कैद में तन्हा छोड़ दिया। खुदा जाने अब उसका क्या हाल होगा। मैं इस वहशत अंगेज ख्याल को अपने जहन के किसी गोशे में जगह देने के लिए तैयार नहीं था कि खुदा न खास्ता उसे कोई नाकाबिल तलाफी जिस्मानी नुकसान पहुंचा होगा। मेरी जिंदगी के दो अहम तरीन मकासद इस एक हवेली में यकजा हो गए थे। एक तरफ मुझे अपनी रूह के रिश्ते नासूरों का इलाज करना था, यानी इस औरत को जिंदगी की कैद से रिहाई दिलानी थी, तो दूसरी तरफ अपने मोहतरम दोस्त, अपने मुअन्नस व गमख्वार फ़कीर बाबा को तलाश करना था। इन दो मकासद में से कोई भी अधूरा रह जाता तो मेरी तमाम जिंदगी अंगारों पर लौटते गुजरती। जब मैं मकबूल बस्ती के करीब पहुंचा तो सूरज ढलने में बहुत कम वक्त बाकी था। ताहम इतनी रोशनी ज़रूर थी कि मैं आसपास के मनाजिर का बखूबी जायजा ले सकता था। मैं गांव से कन्नी कतराता हुआ सीधा हवेली की जानिब बढ़ता चला गया। हवेली में कुछ ज़्यादा चहल पहल नज़र नहीं आ रही थी। हवेली के आसपास कुछ दरख्त थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा मैदान था। इस मैदान के इख्तिताम पर चंद दरख्त थे। इसके बाद हरे भरे खेत शुरू हो जाते थे। मैं खेतों के बीच में से गुजरता हुआ इन दरख्तों के बीच में पहुंच गया। यहाँ से हवेली का फासला अच्छा खासा था, ताहम यहाँ से हवेली को साफ देखा जा सकता था। हवेली के गेट में मौजूद छोटा दरवाज़ा खुला हुआ था। इस दरवाजे से इक्का दुक्का मुलाजमीन की आमदोरफ्त जारी थी। मुझे इन मुलाजमीन की शक्लें साफ तो नज़र नहीं आ रही थीं। मैंने अपने बूट उतारे और जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया। मैंने एक मजबूत दोशाखा देखकर इस पर कब्जा जमा लिया। मैंने एक बार फिर हवेली पर नज़र डाली। इस लम्हे मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ। मैंने दरख्त का इंतखाब करते हुए जल्दबाजी से काम लिया था। इस दरख्त पर से हवेली की ऊपरी मंजिल पूरी तरह नज़र नहीं आ रही थी। खास तौर पर सरदार बरकत अली मरहूम का कमरा तो वहां से बिल्कुल ही नजर नहीं आता था। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं दरख्त बदल लूं। मैंने अपने जूते संभाले
और बड़ी एहतियात से दरख्त से नीचे उतर आया। मैंने इस बार जिस दरख्त का इंतखाब किया वो कदरे कम घना था, लेकिन इसकी बुलंदी काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ से पूरी हवेली का मंजर मेरे सामने वाज़े था। हवेली की असल इमारत का सदर दरवाज़ा खुला हुआ था और हवेली के कारिंदे अंदर बाहर आ जा रहे थे। अलबत्ता हवेली के ऊपरी हिस्से के सामने वाले हिस्से में कोई ज़ीर रू नहीं था। थोड़ी देर बाद ऊपरी मंजिल के जीने से एक औरत निकलती नजर आई। इस औरत का रुख जनान खाने की जानिब था। मेरा दिल तूफानी रफ्तार से धड़कने लगा। क्या यही है वो? मेरे ज़हन में एक बड़ा सा सवालिया निशान उभर आया। इतनी दूर से मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। बिलफर्ज अगर मैं वो चेहरा देख भी लेता तो मैं उसे पहचानता कैसे? मैं तो उसके मकरू चेहरे को पहचानता ही नहीं था। सूरज गरूब हो चुका था। परिंदे कभी के अपने आशियानों को लौट चुके थे। हवेली में रोशनियां जल उठी। हवेली के गेट पर नस्ब बड़े बड़े कुमकुमे इर्द गिर्द के सारे इलाके को रोशन करने लगे। हवेली की ऊपरी मंजिल पर भी रोशनियां जल उठी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रहा। रात गहरी होते ही हवेली के गेट में मौजूद छोटा दरवाज़ा भी बंद हो गया। मैंने एक मुसल्ला चौकीदार की झलक देखी, लेकिन कोशिश के बावजूद उसे पहचान नहीं पाया। बैठे बैठे मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। मैं फिलहाल सिर्फ देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर कायम रहना चाहता था। मेरे जहन में फिलहाल कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। यह सब हालात पर मुनहसर था कि मैं किस अंदाज में हवेली में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ। मैं दरख्त पर जमा रहा ऊँगती हुई हवेली मुकम्मल तौर पर ख्वाबों की आगोश में पहुँच गई। अब वहाँ सिर्फ खास मकामात पर रोशनी थी। मेरे दरख्त से उतरने का वक्त आ गया था। मैं दरख्त से नीचे उतर आया। हवेली के सामने वाले रुख पर इतनी रोशनी थी कि इस तरफ से आगे बढ़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होता। वैसे भी मैं गेट के जरिए अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं करना चाहता था। मेरे जहन में डीजल जनरेटर वाली कोठड़ी का ख्याल आया। इस कलेनुमा हवेली में दाखिले का शायद यही कदरे आसान रास्ता था। मैं थोड़े फासले से हवेली के पहलू में से गुजरा और हवेली की पुष्ट पर पहुंच गया। सब कुछ पहले जैसा ही था। जनरेटर अपनी मखसूस आवाज में घर घर किए जा रहा था। सामने हवेली पर 2 जर्द बल्ब रोशन थे। 8-9 फुट बुलंद 4 दीवारी पर 2-2.5 फुट बुलंद खारदार तारों की बाड़ जूं की तूं थी। हवेली वालों ने शायद पिछले वाक़े से कुछ सबक नहीं सीखा था। वो दीवार मेरे इंतकाम की राह में हायल पहली रुकावट थी। मैंने कान लगाकर हवेली के अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की। अंदर मुकम्मल सन्नाटा तारी था। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने उछल कर हवेली की 4 दीवारी पर हाथ जमाने की कोशिश की। यह बहुत खतरनाक काम था। मेरे हाथ अगर जरा से भी गलत पड़ते तो खारदार तारों में उलझ कर लहू लुहान हो जाते। मेरी उंगलियां दीवार के सिरे पर ठहरी, लेकिन मैं दीवार पर गिरफ्त कायम नहीं रख सका। मैंने एक बार फिर कोशिश की। इस बार मेरा एक हाथ खारदार बाड़ से टकरा गया। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरी उंगलियों पर ज्यादा रगड़ नहीं आई। इस बार मेरे हाथ दीवार के ऊपर जम गए थे। मैंने अपनी कलाइयों पर दबाव डालकर ऊपर उठना शुरू किया। यह बहुत दुश्वार गुजार काम था। मुझे खतरा महसूस हुआ कि मेरे हाथ किसी भी वक्त फिसल जाएंगे। इस सूरत में मेरा जिस्म बुरी तरह दीवार से रगड़ खा था और मेरा चेहरा शदीद जख्मी भी हो सकता था। कुछ और ऊपर उठने के बाद मैंने अपने हाथ बारी बारी दीवार के अंदरूनी सिरे पर जमा दिए। अब मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने खुद को बाएं हाथ के बल मुतवाजन किया और दायां हाथ नहायत एहतियात से तारों की आखिरी के तार पर जमा दिया। तार में लगे हुए कांटे मेरी उंगलियों के बीच में से निकले हुए थे। मैंने तार पर दबाव डालकर दीवार पर अपना दायां पांव जमाने की कोशिश की। तार में लचक बहुत कम थी और वो मजबूती से एक फौलादी कुंडे से जुड़ी हुई थी। मेरा पांव दीवार पर अच्छी तरह जम गया। मैंने अपने दाएं पांव और दाएं हाथ पर अपना बोझ डालकर अपना बायां हाथ दीवार पर से हटाया और इसे बड़ी एहतियात से कारदार तार पर जमा दिया। मेरी गिरफ्त तार पर कायम होते ही मेरे लिए सूरत हाल बेहतर होगी। मैंने अपना बायां पांव भी दीवार पर जमाया और खड़ा हो गया। खारदार तार मेरे जूतों को छू रहा था, लेकिन मेरे पांव मजबूत थे। मैंने हवेली के अंदर का बगौर जायजा लिया। मेरी तवक्का के मुताबिक वहां मुकम्मल सन्नाटा था। हवेली के ऐलान में बहुत कम रोशनी थी। सामने हवेली की सामने वाली दीवार के साथ शेड बना हुआ था। इस शेड के नीचे 2 गाड़ियों के हेवले नजर आ रहे थे। मतला साफ देख कर मैंने अपना बायां पांव खारदार बाड़ के दूसरी तरफ दीवार पर टिका दिया। इस दौरान में मेरी नजरें लान की तरफ लगी हुई थी। मैंने अपना दायां पांव भी बाड़ के दूसरी तरफ रखा और नहायत आहिस्तगी से जनरेटर वाली कोठड़ी की छत पर उतर गया। हवेली के अगले हिस्से की तरफ जाना बेहद खतरनाक था और पिछली सिम्मत से अंदर दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जिस दरवाजे पर अंदर की तरफ मोटा सा ताला लगा हुआ मैं पहले ही देख चुका था। मैं बेआवाज चलता हुआ अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा।
میں دروازے کو آہستہ سے دھکیلا، اس میں اندر کی طرف سے زنجیر لگی ہوئی تھی۔ مجھ پر ہلکی سی مایوسی طاری ہونے لگی۔ میں نے بڑی بے دلی سے دروازے کے پٹوں کے بیچ میں پیدا ہونے والی درز میں اپنا دایاں ہاتھ ڈال دیا۔ میری انگلیاں زنجیر سے ٹکرائیں۔ میں نے زنجیر اور دروازے کے پٹ کے درمیان انگلیاں پھنسا کر زنجیر کو کنڈے سے نکالنے کی کوشش کی۔ اچانک میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جو ہی زنجیر پر زور لگایا، وہ کنڈے میں سے نکلی اور چن کی آواز کے ساتھ کھل کر چھوڑنے لگی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ میرے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی جا رہی تھیں۔ میں دروازے سے اندر داخل ہوا اور دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ میں محتاط قدموں سے راہداری میں آگے بڑھا۔ آگے جا کر راہداری میں بائیں جانب مڑ گیا۔ کچھ آگے جا کر راہداری اس چھوٹے سے حال سے مل گئی تھی جس میں کئی کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ان کمروں میں محو خواب کارندوں کو بے بس کر دوں تاکہ وہ بعد میں میرے لیے مصیبت پیدا نہ کر سکیں۔ میں نے کمرے کی جانب قدم بڑھائے لیکن پھر ٹھہر گیا۔ بہتر یہی تھا کہ میں سب سے پہلے اکرام عرف اکی سے نمٹ لوں۔ وہ سب سے خطرناک آدمی تھا۔ اکی کے کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ میں نے دیوار کی جانب اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ میں پہلے بھی اس کمرے میں آ چکا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ بجلی کا بٹن کہاں ہے۔ میرا ہاتھ بٹن سے ٹکرایا۔ میں نے بلا توقف بٹن دبا دیا۔ ہلکی سی کلک کی آواز ابھری اور کمرے میں بلب کی روشنی پھیل گئی۔ میرے سامنے ایک بڑی سی مسہری تھی۔ اس وقت وہ مسہری خالی پڑی ہوئی تھی۔ اکی کے کمرے کی لائٹ آف کر کے میں نے اس کا دروازہ بھی پہلے کی مانند بند کر دیا۔ سامنے ہی ایک اور دروازہ تھا۔ میں نے نہایت آہستگی سے دروازہ دھکیلا۔ مجھے اگلے ہی لمحے اندازہ ہو گیا کہ یہ کمرہ بھی خالی ہے۔ میں نے لائٹ روشن کی تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ میں سامنے موجود دروازے کی طرف بڑھا اور اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ حسب توقع وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ اس کے بعد سامنے وسیع ہال تھا۔ اس وقت حال میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھا۔ خال کمرے پر پہنچ کر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک میرے کانوں میں سسراہٹ کی سی ہلکی سی آواز گونجی۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت کھولا لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ کوئی بھاری بھرکم ٹھوس چیز بڑے زور سے میرے دائیں ہاتھ کی کلائی سے ٹکرائی۔ میرے ہاتھ میں درد کی شدید لہر توڑ گئی۔ میرا پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر جانے کس تاریک کونے میں جا گرا تھا۔ میں بھی صورتحال کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ جانے کتنے افراد بیک وقت مجھ سے لپٹ گئے۔ مجھے مزاحمت کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ چند ہی لمحوں میں بے بس ہو چکا تھا۔ اسی وقت کسی نے روشنی کا بٹن دبا دیا۔ پورا حال تیز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ میری نظروں کے عین سامنے اکی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میرا اپنا پستول دبا ہوا تھا۔ اکی کے خوبصورت چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی باریک مونچھیں ہولے ہولے تھرک رہی تھیں۔ مجھے بیک وقت 3 آدمیوں نے جکڑ رکھا تھا۔ ان میں ایک کو میں نے فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ امامی تھا، وہی موٹا اور گنجا امامی جس نے پہلے بھی مجھے پکڑا تھا۔ اکی کے ساتھ 3 اور مسلح کارندے موجود تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس کلاشنکوف تھی جبکہ تیسرا 303 کی پکی رائفل سے لیس تھا۔ ان تمام اجل آفری ہتھیاروں کے بھیانک دھانے میری جانب اٹھے ہوئے تھے۔ خوش آمدید، خوش آمدید، آج تو بڑا سونا مہمان آیا ہے ہمارے گھر۔ کیوں بھائی امامی؟ اکی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ سونا تو ہے اکی بھائی، پر جاندار بھی ہے، اس کا کوئی پکا انتظام کرنا، امامی نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے پوری قوت لگا رہا تھا، لہٰذا وہ تینوں سخت مشکل میں تھے۔ اکی کے چہرے پر سنجیدگی کی لہر توڑ گئی۔ اس نے 303 والے بندے کو کوئی اشارہ کیا۔ وہ ایک صوفے کی طرف بڑھا۔ اس نے صوفے کے نیچے سے کوئی چیز نکالی۔ یہ نالون کی رسی کا ایک لچا تھا۔ اس نے وہ لچا کھول دیا اور میری طرف بڑھا۔ مجھے جکڑنے والوں نے اپنی پوری قوت سے میرے ہاتھ پشت کی طرف کر کے انہیں ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ وہ تینوں ہٹے کٹے تھے لیکن مجھے قابو میں رکھنے کی کوشش میں پسینہ پسینہ ہوئے جا رہے تھے۔ چوتھے شخص نے نالون کی رسی سے میرے ہاتھوں کو آپس میں بے حد سختی سے جکڑنا شروع کر دیا۔ جب مجھے رسی سے اچھی طرح جکڑا جا چکا تھا تو وہ تینوں مجھے چھوڑ کر الگ ہٹ گئے۔ ان تینوں نے بھی اپنی جیب سے پستول اور ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیے، حالانکہ بظاہر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں، کیسا لگا اپنا استقبال بالو جی؟ اکی نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ وہ خالص اردو زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہ مجھے سچ مجھ کوئی شہری بابو قسم کی چیز سمجھ رہا تھا۔ یکدم میں اپنے تمام وسوسے اور پریشانیاں فراموش کر بیٹھا۔ مجھ پر کھلنڈرانا موڈ طاری ہو گیا۔ تو بڑا ہی لاجواب بندہ ہے اکی خان، تجھے تو وزیر مہمان نوازی ہونا چاہیے۔ میری زبان سے اپنا نام سن کر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ میں نے ٹھیٹ سرائی کی زبان میں جواب دیا تھا، اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟
सच से बता वरना गोली मार दूंगा। पहली बात तो यह है कि तुझे चोरी के हथियार से मुझे धमकी देते हुए शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि तुम अपनी जुबान से मेरे लिए कह चुके हो कि मेरे जैसे बंदे मौत से नहीं डरा करते, याद है कि नहीं? मेरी बात सुनकर अक्की की चौड़ी पेशानी पर बल पड़ गए। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए सुकड़ी और फिर फैलती चली गईं। तुम वही हो ना? उसके लहजे में इस्तेजाब का दरिया मौजे मार रहा था। हाँ मैं वही हूँ, जरा गौर से तो देखो मेरी जान अक्की, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। उसकी हैरत को देखकर मेरे लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम फिर आ गए? अक्की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अमामी देखो ये वही है ना, इसी ने सरदार बरकत अली का खून किया था। अक्की की बात सुनकर अमामी के हल्क से हैरत सदा से चीख निकली, फिर उसकी आंखें भी मेरे चेहरे पर जम गईं। हाँ ये वही है, मैंने इसे पहचान लिया है। इसने दाढ़ी मूछें कटवा दी हैं। हाँ ये भेस बदल कर आया है, लेकिन इस बार इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता जवान, हम तो इसे सरदार बरकत अली की मौत का भरपूर इंतकाम लेंगे। अक्की ने गंभीर लहजे में कहा। इसके हाथ में मौजूद पिस्तौल का रुख अभी तक मेरे सीने की जानिब था। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है अक्की, जब तक मेरा आखिरी वक्त ना आ जाए कोई मेरा बाल भी बीखा नहीं कर सकता। मैंने बरकत अली को कत्ल किया क्योंकि वो खबीस इंसान इसी काबिल था। बकवास बंद कर, कुत्ते की नस्ल है। अमामी हल्क फाड़ कर चीखा और उसने पूरी कुव्वत से एक तमाचा मेरे गाल पर रसीद कर दिया। मेरे गाल पर अंगारा सा दहक गया। मैंने गजबनाक होकर अमामी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उनमें से एक ने मेरे सीने पर क्लाशनकोफ का बट मारा, दूसरा बट मेरे पेट पर पड़ा। मैं दर्द की शिद्दत से बेताब होकर बेइख्तियार झुक गया। वो शख्स मेरे मुंह पर घुटना मारना ही चाहता था कि अक्की ने उसे मना कर दिया। नहीं सदाकत नहीं, अब इसे मुंह मारी मत कर, अभी तो इसे बहुत कुछ उगलवाना है। इसी वक्त इनमें से एक ने सोफे के नीचे से मेरा पिस्तौल उठाया और उसे अक्की के हवाले कर दिया। अक्की ने पिस्तौल पर नजर डाली और उसकी आंखों में हैरत के आसार ऊपर आए। वो उसे उलट पलट कर देखता रहा। तुझे ये वलायती हथियार कहाँ से मिल जाते हैं जवान? ये पिस्तौल जो मेरे पास है ये भी तो तेरा ही है ना? अक्की का इशारा कोल्ट पिस्तौल की जानिब था। मैंने इस बात में गर्दन हिलाकर कहा, मैं हमेशा लाजवाब हथियार का इंतखाब करता हूँ अक्की। जिस चीज़ पर इंसान की जिंदगी का दारो मदार हो उसे काबिल एतमाद होना चाहिए। यूं क्यों नहीं कहते कि कमालुद्दीन खान के हराम की कमाई के बल पर तुम ये कीमती हथियार लिए फिरते हो? क्या तुम कमालुद्दीन खान के कारिंदे नहीं हो? अक्की ने जहरीले लहजे में कहा। मुझे पहले ही यह अंदाजा था कि वो लोग मुझे कमालुद्दीन से वाबस्ता करार देंगे। ये गलत भी नहीं था। यह अलग बात है कि जब मैं पहली बार उस हवेली में दाखिल हुआ था तो मैं कमालुद्दीन का नाम तक नहीं जानता था। मैंने अक्की के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मेरी खामोशी को मेरा इकरार समझा। कमालुद्दीन हद से बढ़ता जा रहा है, अब उसका सर कुचलना ही पड़ेगा। इस बार मुझे कमालुद्दीन खान ने नहीं भेजा बल्कि मैं खुद आया हूं, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा।